यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी लेसन नंबर 3। इन सह्याद्री हिल्स अ लेसन इन ह्यूमिलिटी, मतलब सह्याद्री पहाड़ियों में विनम्रता का पाठ। याद रखें, यहाँ ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता। विनम्रता शब्द का उपयोग इस लेसन में बार बार किया गया है, इस वजह से आपको कोई परेशानी ना हो और इसे याद रखने में आसानी हो, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। यहाँ पर विनम्रता का अर्थ झूठे अभिमान, गर्व नहीं होने का गुण है। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, चाहे वह कोई छोटा सा गांव हो, सूखाग्रस्त इलाका हो, कोई सुनसान पहाड़ की चोटी हो, घना जंगल हो या फिर मिस्र या चीन में कोई स्मारक हो, मुझे अलग अलग जगहों पर जाना अच्छा लगता है। एक बार मैं कर्नाटक के घने जंगलों वाले सह्याद्री पहाड़ियों पर गई थी। पूरे दिन बूंदाबांदी होती रही। हालांकि बारिश के दौरान जंगलों में जाना मुश्किल होता है, खासकर उन खतरनाक जोंकों की मौजूदगी के कारण। लेकिन बारिश के मौसम में वहां जाना चाहिए ताकि उनका भरपूर आनंद लिया जा सके। विदेशी पेड़ों, झाड़ियों और फूलों की हल्की खुशबू, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट, प्रदूषण रहित हवा की हल्की सीटी, ये ऐसे आनंद हैं जो किसी भी शहर या कस्बे में कभी नहीं मिल सकते। मैं जंगल के बीचों बीच स्थित एक आदिवासी गांव के स्कूल का दौरा करने गई थी। जिस चैरिटेबल ट्रस्ट से मैं जुड़ी हुई हूँ, वह स्कूल को बेहतर बनाने में मदद करना चाहती थी। थांडा, जैसा कि आदिवासियों के स्थानीय समूहों को कहा जाता है, बहुत ही मजेदार होते हैं। आम तौर पर प्रत्येक थांडा में एक मुखिया होता है जिसे थांडप्पा के नाम से जाना जाता है। वह जनजाति का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है और उसे सर्वोच्च शक्ति, लगभग एक जीवित भगवान माना जाता है। सभी उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं। उन्हें बचपन में सिखाए गए रीति रिवाजों का पालन करते हैं और सभी उनका पालन करते हैं। जब मैं गांव पहुंची तो वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश, चमकते पत्ते और जंगली फूलों की तेज खुशबू ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पर हूँ। लेकिन मुझे कभी भी घुसपैठियों जैसा महसूस नहीं हुआ। तब भी नहीं, जब मैं लंबी पैदल यात्रा के बाद स्कूल पहुंची और हर गांव वाले मुझे घूर रहे थे। स्कूल पहुंचना अपने आप में एक रोमांच था। मैंने एक महिला को सिर पर पानी के 3 बर्तन संतुलित होने के बावजूद ताल से ताल मिलाकर, मतलब तालबद्ध ढंग से चलते देखा। मैं रुक गई। मैंने उनसे पूछा, मुझे स्कूल जाने के लिए किस रास्ते से जाना चाहिए? उसने हैरानी से भरी आवाज निकाली, मेरी तरफ देखा और चली गई। शायद वह किसी अजनबी से बात नहीं करना चाहती थी, खासकर शहर से आए किसी अजनबी से, या शायद वह मेरी भाषा नहीं समझती थी। फिर मैं एक बूढ़े आदमी के पास गई जो एक लोकगीत गुनगुनाते हुए बेंत की टोकरी बुन रहा था। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और ऊंची आवाज में पूछी, स्कूल कहाँ है? उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी और वह मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने के लिए बेचैन लग रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस अपनी बोली में कुछ कहा और अपने हाथ से दिशा का संकेत दिया। स्कूल एक पुरानी फूस की इमारत थी, जिसे शायद आदिवासियों ने खुद बनवाया था। यह एक प्राथमिक विद्यालय था। मैंने कुछ बच्चों को बाहर खेलते हुए देखा, जबकि अन्य बच्चे एक कुटिया जैसी छत के नीचे पत्तों और घासफूस से कुछ करते हुए व्यस्त थे। मैं अंदर गई और एक छोटा कमरा पाया जिसमें 2 कुर्सियां, 2 मेज और एक ब्लैकबोर्ड था जिसके बगल में पानी का एक बर्तन था। वहां कोई बिजली की रोशनी या पंखे नहीं थे। इसके बजाय एक छोटा सा शटर रहित छेद खिड़की के रूप में काम करता था। कमरे में हवा आने का यही एकमात्र स्रोत था। ऐसा लग रहा था कि यह कार्यालय कक्ष है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे आसपास कोई कर्मचारी नहीं मिला। जब मैं किसी को ढूंढ रही थी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया और पूछा कि मुझे क्या चाहिए।
मैंने अपना परिचय दिया और उन्हें बताया कि मैं यह देखने आई हूँ कि हम स्कूल को क्या मदद दे सकते हैं। हालांकि उनका जवाब बहुत उत्साहजनक नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर मैं पहले उन्हें सहज कर दूं तो मैं बेहतर तरीके से संवाद कर पाऊंगी। इसलिए मैंने उनसे उनके जीवन के बारे में पूछना शुरू किया। पता चला कि वह स्कूल में चौकीदार सहचप्रासी थे। वह कभी-कभी टूर गाइड का काम भी करते थे, लेकिन वह स्कूल या सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे। उनका पोता उस बूढ़े व्यक्ति की सेवाओं के बदले में स्कूल में मुफ्त में पढ़ रहा था। वह वहां कितने समय से रह रहे थे? कई सालों से, उन्होंने सरलता से उत्तर दिया। वह स्कूल के प्रांगण में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अब तक उनका रवैया मेरे प्रति थोड़ा उत्साहजनक हो चुका था, इसलिए मैंने धीरे से बातचीत को स्कूल के मामलों की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल राज्य सरकार चलाती है। वहां 2 शिक्षक और करीब 50 छात्र थे जो दूर दूर से आते थे। कोई अनिवार्य यूनिफॉर्म नहीं थी। मैं स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या से प्रभावित थी। आखिरकार उनके माता-पिता खुद स्कूल नहीं गए थे और रहने की स्थिति कठोर थी। फिर भी अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा थी। अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। बूढ़े आदमी ने जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस मुझे पास की एक झोपड़ी में ले गए और थंडप्पा से मेरा परिचय करवाया, जो 90 साल से ज्यादा उम्र के लग रहे थे। मुझे देखकर वह खुश हुए। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, स्कूल चलाने में आपको क्या समस्याएं आती हैं? उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में स्कूल जाना मुश्किल होता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में स्कूल के कपड़े सूख नहीं पाते, जो कि एक बहुत ही सामान्य समस्या है। अपने काम के दौरान मैंने ऐसे कई लोगों से ऐसी कई समस्याएं सुनी हैं। लोगों और उनके जीवन के बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद मैं वहां से चली गई और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करना नहीं भूली। मैंने बच्चों के लिए कुछ छाते और कपड़े लेकर लौटने का फैसला किया। जब मैं फिर गई तो सर्दी का मौसम था। बारिश खत्म हो चुकी थी। अब नजारा बदल चुका था। यह स्वर्ग था। न कीचड़ था और न ही मेंढक टर्रा रहे थे। पक्षी कूहुक रहे थे। आसमान साफ था। कई दुर्लभ का मतलब है गिनचने अनोखे फूल खिले थे। मैं उसी थंडप्पा से मिली। उसने मुझे पहचान लिया और मुस्कुराकर मेरा अभिवादन का मतलब है सत्कार किया। उसकी आंखें मुझे बेसब्री या उत्साह से स्वागत कर रही थी। कृपया ये चीजें स्वीकार करें जो मैं यहाँ बच्चों के लिए लाई हूँ। पिछली बार मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें क्या दूं। मैंने एक बड़ा बैग उसे थमाते हुए कहा। थंडप्पा झिझक रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं उन्हें शर्म तो नहीं आ रही। मैंने उनसे कहा, आपने मुझसे कोई उपहार नहीं मांगा है। यह मैं खुद लाई हूँ। इससे बच्चों को बारिश में मदद मिलेगी। कृपया उनके साइज के हिसाब से कपड़े सिलवा लें। वह बिना कुछ बोले अपनी झोपड़ी में चले गए। तुम क्या सीखना चाहते हो? मैंने पास खड़े कुछ बच्चों से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत समझाने के बाद कुछ युवा पास आए, लेकिन वे अभी भी बात करने में बहुत शर्मीले थे। मैं उन्हें मनाती रही और आखिरकार उनमें से एक ने कहा, हमने कंप्यूटर के बारे में सुना है लेकिन हमने उन्हें टीवी के अलावा कहीं नहीं देखा है। हम कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं। क्या आपके पास कंप्यूटर के बारे में कोई किताब है जो कन्नड़ में लिखी गई हो? एक शिक्षक परिवार में पले-बड़े होने और स्वयं एक शिक्षक होने के कारण मुझे लोगों को जो कहना था
वो लगभग वैसी ही बातें थी। उनके विचार आश्चर्यजनक रूप से नए और आधुनिक थे, इस सत्य के बावजूद कि वे इतने पिछड़े क्षेत्र से थे। मैंने उनसे कहा कि मैं बेंगलोर में ऐसी किताबें ढूंढूंगी। अगर मुझे कोई किताब नहीं मिली तो मैंने वादा किया कि मैं खुद उनके लिए एक किताब लिखूंगी। वे खुश लग रहे थे और मैं भी बहुत खुश थी। उस समय तक थंडप्पा अपनी झोपड़ी के अंदर से वापस आ चुके थे। उनके हाथ में रेड लिक्विड का मतलब है लाल तरल पदार्थ की एक बोतल थी। अम्मा, उन्होंने बोतल मुझे देते हुए कहा, हमें नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और आप घर पर क्या पीते हैं। यह एक बहुत ही खास पेय का मतलब है पीने वाली चीज है जिसे हम इस जंगल क्षेत्र में गर्मियों के दौरान तैयार करते हैं। हम एक जंगली लाल फल से रस निकालते हैं और इसे स्टोर करते हैं। यह कम से कम 2 बरसात के मौसम तक चलता है। रस में कुछ भी नहीं मिलाया जाता है। यह सेवन का मतलब है पीने या खाने के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य। इस जूस को 1 कप पानी में मिलाएं और पीने से पहले इसे हिलाएं। मैं शर्मिंदा थी। मैं इन गरीब लोगों से उपहार कैसे स्वीकार कर सकती थी? उनके पास खुद खाने पीने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा मैं देने के मिशन पर गई था, लेने के लिए नहीं। मैंने इस पर विचार किया और विनम्रता से उपहार लेने से मना कर दिया। तब थंडप्पा ने गंभीरता से कहा, अम्मा, तब हम आपका उपहार भी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज पीढ़ियों से इस जंगल में रहते आए हैं और उन्होंने हमें अपने तौर तरीके सिखाए हैं। जब आप हमें कुछ देना चाहेंगी, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन तभी जब हम आपको भी कुछ दे सकें। जब तक आप हमारा उपहार नहीं लेंगी, हम आपके द्वारा लाई गई चीजें नहीं ले सकते। मैं हैरान, शर्मिंदा और विनम्र थी। मेरे अनुभव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे इसके लिए तैयार कर सके। जब कोई धर्मार्थ संगठन कुछ सहायता प्रदान करता है तो लोगों के लिए आभार व्यक्त करना आम बात है। मुझे शिकायतें भी सुनने को मिली हैं। जब किसी समूह या संगठन के पास कई समस्याएं होती हैं और हम उनमें से किसी एक को हल करने में मदद करते हैं, तो हमारे द्वारा मदद पाने वाले लोगों के लिए जो कुछ किया गया है उसके लिए आभार व्यक्त करने के बजाय जो कुछ नहीं किया गया है उसके बारे में शिकायत करना असामान्य नहीं है। ऐसे मामले भी आए हैं जहां प्राप्तकर्ताओं ने उन्हें की गई मदद की मात्रा के बारे में शिकायत की है। मैंने यह सब अपने आप में सरलता से लिया है, देने में पूरी शांति पाई है, जवाब में नहीं। यहाँ सह्याद्री के जंगल में एक बूढ़ा आदमी था जो बिना किसी स्कूली शिक्षा के आदिवासी था, जीवन के एक उच्च सिद्धांत वाले मार्ग का पालन करता था। जब आप लेते हैं तो देते हैं, बिना दिए नहीं लेते। यह संस्कृति का सबसे अच्छा रूप था। मैंने मुस्कुराया और विनम्रतापूर्वक उनका उपहार स्वीकार कर लिया। थंडप्पा का मेरे प्रति सम्मान और भी बढ़ गया जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीकार करने में भी एक अनुग्रह है। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और इतनी मेहनत के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।